दोस्तों हाल में मैंने सीन नंबर 62 नाम की एक थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है आदम ज़मीर जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6 आउट ऑफ 10। आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। इस कहानी में कुछ दोस्त एक शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए एक बहुत बड़े घने जंगल में जाते हैं, लेकिन फिर वहां पर उनके साथ कुछ खतरनाक घटनाएं होने लगती है। वो लोग वहां के एक बंगले में कैद हो जाते हैं। उन्हें नींद नहीं आ रही थी और खाना भी नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब ये सभी दोस्त यहाँ पर कैसे सरवाइव कर पाएंगे और उनके साथ आगे क्या क्या होगा, ये देखने के लिए आपको आज की थ्रिलर कहानी देखनी होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जो कि रात के समय में बहुत बड़े घने जंगल की तरफ जा रही होती है। ये लोग एक जगह पर आकर रुकते हैं और किसी बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं जहां पर अलग अलग कमरे बने हुए थे। यहाँ का नजारा देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उन कमरों के अंदर कोई खतरनाक चीज मौजूद हो। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हमें कहानी के मेन किरदारों को दिखाया जाता है, जहाँ पर संजय अपने एक दोस्त अभिषेक को कॉल करता है और उसे कहता है कि अरे यार, हम बहुत दिनों से जिस फिल्म में काम करने की सोच रहे थे उसमें हमें काम करने का मौका मिल रहा है। डायरेक्टर रवि सर हम सभी दोस्तों को इस फिल्म में काम करने का मौका दे रहे हैं। और ये बात सुनकर तो अभिषेक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद ये दोनों ये खुशखबरी अपने बाकी के दोस्तों को बताते हैं। अब उनके सभी दोस्तों का नाम होता है सुब्बू, सहाना, वैष्णवी, संजय और अभिषेक। तो फिर क्या था, ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होकर उसके अगले ही दिन बताए गए लोकेशन पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि उनकी शूटिंग का लोकेशन बहुत ही घने जंगल के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर पहाड़ों से घने जंगल के अंदर से इन लोगों को गुजरना पड़ता है। अब उसी जंगल के रास्ते पर उन्हें एक घर दिखाई देता है और इसके साथ साथ दूसरी तरफ हमें एक महिला को दिखाया जाता है जो कि एक बड़ी मूर्ति के सामने गाना गा रही होती है। और वहां पर उसके आसपास कुछ मर के आपस में लड़ भी रहे थे। खैर, अब यहाँ पर ये लोग उस घर के पास रुके हुए 3 लड़कों से आगे जाने का रास्ता पूछते हैं, मतलब कि यहाँ पर वो नाइट पैलेस कहाँ पर है। तो वो जो दूसरे लड़के थे वो यहाँ पर सहाना को देखकर उसके साथ थोड़ी सी बदतमीज करने लगते हैं और कुछ अजीब तरीके से रास्ता बताते हैं। अब किसी तरह से उन लोगों से बचते हुए ये लोग वहां से आगे निकल जाते हैं और रास्ते पर लिखी हुई बातों को पढ़ते पढ़ते ये लोग फाइनली उस नाइट पैलेस पर पहुंच जाते हैं। यहाँ नाइट पैलेस बंगले के पास पहुंचने के बाद मूर्ति अन्ना और उसकी पत्नी इन सभी लोगों का स्वागत करती है। इन लोगों को ये लोकेशन बहुत ज्यादा पसंद आता है और ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर सहाना को अविनाश सर का फोन आता है। वो उन्हें पूछते हैं कि क्या तुम सभी लोग वहाँ पर सही सलामत लोकेशन पर पहुंच गए। सहाना बताती है कि जी हाँ सर, हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आगे अविनाश बताता है कि बीच रास्ते पर जो घर मिला था वहाँ पर जो 3 लड़के थे उनके पास इस नाइट पैलेस की चाबी है। तो अब यहाँ पर मूर्ति अन्ना, संजय और अभिषेक ये तीनों उन लड़कों के पास वो चाबी लेने के लिए जाते हैं। अब इन 3 लड़कों के नाम होते हैं बीजी, कन्ना और रॉबर्ट। ये लोग उन्हें चाबी देते वक्त कुछ नखरे दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि अरे वो लड़कियां तुम्हारे साथ नहीं आई। और अब इसी बात को लेकर उन लोगों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन लकीली इतने में ही वहां पर डायरेक्टर रवि और अविनाश पहुंचते हैं और इन लोगों का झगड़ा रोक देते हैं। कहते हैं कि अरे भाई, तुम लोग लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो, हम सभी लोगों को मिलकर ही इस फिल्म में काम करना है, चलो एक दूसरे से दोस्ती करो। तो फिर जाकर ये लोग आपस में हाथ मिलाते हैं। अब उसी रात को ये सभी लोग नाइट पैलेस के बाहर बैठकर कुछ बातें कर रहे थे, जहां पर इन दोस्तों को बताया जाता है कि तुम लोगों को इस घर के अंदर ही रहना होगा। बाकी फिल्मों में जैसी स्क्रिप्ट होती है वैसे हमारे फिल्म में नहीं होगी। जो कुछ भी यहाँ पर होगा उन सभी रियल घटनाओं को कैप्चर किया जाएगा। ये फिल्म हमें एक डॉक्यूमेंट्री की तरह बनानी है। और बीजी, कन्ना और रॉबर्ट को फिलहाल दूसरे घर में ही रुकना था। यहाँ नाइट पैलेस में रुकने वाले लोगों का बाहरी दुनिया से कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा जब तक ये फिल्म बन नहीं जाती तब तक। और ये सभी लोग ये सारी बातें मान लेते हैं। अब उसके अगले दिन सुबह हम एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को देखते हैं जिनका नाम है सत्या और विवेक। ये लोग भी इसी जंगल के एरिया के आसपास घूमने के लिए आए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विवेक एक बहुत ही बढ़िया फोटोग्राफर है और यहाँ पर ये लोग खासकर फोटोग्राफी करने के लिए ही आए हैं। वो लोग वहाँ के एरिया में एक होटल में रुकते हैं। यहाँ दूसरी तरफ सुबह हो जाने पर सभी दोस्त उठ जाते हैं, लेकिन जब ये लोग घर के बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो शॉकिंगली घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे लॉक हो चुके थे। मतलब कि उन लोगों को अंदर कैद कर लिया गया था और ये भी उनकी शूटिंग का ही एक पार्ट था। अब सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं और इसी के ऊपर बात करते हैं। सहाना कहती है कि मुझे पता था रवि सर के दिमाग में ऐसा ही कुछ खुरापाती आइडिया आएगा। अब हम रेगुलर जैसा रहते हैं वैसा ही रहना होगा, रियल एक्टिंग करनी होगी। उसके बाद ये सभी लोग टीवी देखते हैं, मस्ती करते हैं, आपस में बातें करते हैं।
फिर दोपहर हो जाने के बाद खाना खाते हैं और थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। इस तरह से जैसे तैसे करके आज का दिन गुजर जाता है। मतलब कि दोस्तों उनके पास टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, जिससे कि वो लोग अपना टाइम पास नहीं कर पा रहे थे। अब रात हो जाती है और डायरेक्टर रवि नाइट पैलेस का दरवाजा ओपन करते हैं। तब जाकर इन सभी लोगों की जान में जान आती है और ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। रवि उनसे पूछता है कि बताओ तुम लोगों का आज का दिन कैसा रहा। सुब्बू बताता है कि बहुत ही बढ़िया सर, हम बहुत ही अच्छी तरीके से सो गए। और ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद रवि उन लोगों से कहता है कि कल से तुम्हारा टास्क और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम सभी लोग आज रात थोड़ा सा एंजॉय करो। इसलिए ये लोग भी बहुत ज्यादा खुश होकर घर के बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। वही यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं विवेक और सत्या जंगल में फोटोग्राफी करने के लिए आए थे। अब विवेक एक आग का सर्कल बनाता है और उसके अंदर सत्या बैठ जाती है। उसके बाद वो उसके बढ़िया बढ़िया फोटो खींचने लगता है। अब इतने में ही वहां पर वैष्णवी, शुभ और अभिषेक आ जाते हैं। ये लोग विवेक से कहते हैं कि तुम तो बढ़िया फोटो खींचते हो यार, क्या हमारा भी एक फोटो खींचोगे। विवेक कहता है कि पहले ये तो फोटो ले लूं। इसलिए अब ये लोग उसे बाय कहकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक विवेक उनको पीछे से आवाज लगाता है और जब ये तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो तभी विवेक उनकी फोटो खींच लेता है और उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि विवेक अपनी गर्लफ्रेंड सत्या की बहुत ही बढ़िया बढ़िया फोटोज खींचता है और यहाँ इस तरफ ये सभी लोग बाहर बहुत ज्यादा घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं और इन लोगों ने बहुत ज्यादा शराब भी पी ली थी। खैर अब दोस्तों जैसे अगले दिन सुबह होती है तो ये लोग देखते हैं कि उनके हाथ और पैरों में हथकड़ियां लगी हुई है। अब ये सभी लोग एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं और इसी के बारे में बात करते हैं। वैष्णवी कहती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया यार, ऐसा भी कोई करता है भला। रवि सर ने तो हमारे फोन भी ले लिए और यहाँ पर हमें कब तक बांध कर रखा जाएगा ये तो हमें कुछ भी पता नहीं है। अब उसके अगले सीन में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की बहुत ही बीमार हालत में थी। वो उल्टियाँ किए ही जा रही थी और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। यहाँ पर हम उस लड़की के परिवार वालों को भी देखते हैं जो कि बाहर बहुत ही परेशान हालत में बैठे थे। अब इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ यह हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब ये लोग एक जगह पर बैठकर नाश्ता वाश्ता करने लगते हैं तो वही दूसरे कमरे में अन्ना मूर्ति और उसकी वाइफ को भी हथकड़ियों से बांधा गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वैष्णव और अभिषेक की हथकड़ी आपस में जुड़ी हुई थी। इसलिए वैष्णवी अभिषेक से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है और फिर ये लोग वॉशरूम जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरा की मदद से इन लोगों के ऊपर कोई नजर रख रहा है, मतलब कि इन सभी लोगों के मोमेंट कैप्चर हो रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर किचन में आने के बाद वैष्णवी अभिषेक से कहती है कि यार मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई टेस्ट है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई जाल है। जिस पर अभिषेक उसे कहता है कि क्या तुम क्या पागल हो गई हो, देख लेना आज रात में रवि सर यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन वैष्णवी कहती है कि रात हो गई है या फिर सुबह हो गई है ये हमें पता कैसे चलेगा, जब से हम लोग उठे हैं तब से घर के अंदर रोशनी की एक किरण भी नहीं आई है और सर ने हमसे कहा था कि यहाँ पर पक्षियों की आवाज सुनना, लेकिन यहाँ पर तो आवाज भी नहीं आ रही और ऊपर से इस घर में एक भी घड़ी नहीं है। उन लोगों ने हमारे पास भी जो घड़ी थी वो भी ले ली, पक्का यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं सत्या होटल में बैठकर इसी जगह के बारे में गूगल पर फोटोज देख रही होती है और तभी उसे इस एरिया में मौजूद उस नाइट हाउस की फोटो दिखाई देती है। विवेक वहां पर आकर उस होटल में काम करने वाले लड़के से पूछता है कि अरे जरा बताओ ये बंगला कहाँ पर है। वो लड़का बताता है कि ये बंगला यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, लेकिन वो हमेशा बंद रहता है, वहां पर कोई नहीं जाता। विवेक उस लड़के से पूछता है कि क्या तुम हमें वहां पर जाने का रास्ता बता सकते हो। वो लड़का पहले तो मना करता है लेकिन थोड़े पैसे देने पर वो उन्हें रास्ता बता देता है। अब यहाँ इस तरफ हम उस बंगले में देखते हैं अचानक ही मूर्ति अन्ना की वाइफ की सांसें फूलने लगती है। दरअसल उसे अस्थमा की बीमारी थी और उसका जो सांस लेने का पंप था वो किसी दूसरे कमरे में था। अब मूर्ति अन्ना और उसकी वाइफ जिस कमरे में मौजूद थे उस दरवाजे की चाबी ऊपर दीवार पर लटकी हुई थी, तो ये लोग जैसे तैसे करके उस चाबी को निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ उस कमरे के बाहर उन लोगों की आवाज सुनकर ये सभी दोस्त पंप ढूंढकर वहां पर खड़े हो जाते हैं और दरवाजा ओपन होने पर तुरंत ही उसे पंप दे देते हैं। अब उस पंप से सांसें लेने के बाद मूर्ति अन्ना की वाइफ थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है, लेकिन इस घटना से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कैमरे में देखकर कहती है कि डायरेक्टर तुम कहाँ हो, यहाँ पर हमारे साथ ये क्या हो रहा है। और दोस्तों वही दूसरी तरफ हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि किसी लड़की के साथ सो रहा होता है। खैर अब उसी रात हम डायरेक्टर रवि और उसका दोस्त अविनाश इन दोनों को देखते हैं जो कि जंगल की तरफ एक बिल्डिंग के पास आते हैं। और दोस्तों ये वही बिल्डिंग है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जहां पर अलग अलग कमरे बने हुए थे। ये लोग उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और तभी हम वहां पर एक लड़के को बहुत ही बुरी हालत में देखते हैं जिसे देखकर किसी को भी डर लग जाए।
अब उसकी ऐसी हालत कैसे हुई ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। वो लड़का वहां से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक रूम के अंदर कैद था। अब यहाँ पर रवि और अविनाश ये दोनों आपस में कुछ बातें करने लगते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि रवि और अविनाश मिलकर यहाँ पर कोई इलीगल काम कर रहे हैं। यहाँ पर अविनाश रवि से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है एक आदमी कितने दिनों तक जाग सकता है या फिर कितने दिनों तक सो सकता है। रवि कहता है कि शायद 3-4 दिनों तक। अविनाश कहता है कि एक नॉर्मल आदमी एक हफ्ते तक सो सकता है या फिर जाग सकता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा टाइम हो गया तो उसके शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाएगा और इसका सीधा असर उसके दिमाग पर पड़ेगा, जिससे कि ये लोग मेंटली अनस्टेबल भी हो सकते हैं। तो दोस्तों अब जाकर हमें ये बात पता चलती है कि रवि और अविनाश ने इन लोगों को यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन सभी लोगों को फिल्म के बहाने से यहाँ पर कैद करके रखा था। उन्होंने संजय और अभिषेक के दोस्तों को शॉर्ट फिल्म बनाने का और पैसों का लालच दिया और उन सभी लोगों को नाइट हाउस के अंदर कैद कर लिया। और दोस्तों पिछली रात जब ये सभी लोग शराब पीकर सो चुके थे, तब रवि वहां पर आकर उससे इन लोगों के मोबाइल, जरूरी चीजें, ये सामान ले लिया। उस घर में जितनी भी घड़ियां थी वो भी निकाल ली और इस नाइट हाउस को बाहर से भी कवर कर दिया। मतलब कि जितने भी दरवाजे और खिड़कियां थी वहां पर उसने ब्लैक कलर का एक कोटेड लेयर बना दिया, जिससे कि थोड़ी सी भी रोशनी उस घर के अंदर ना जा सके और उन लोगों को पता ही ना चल सके कि यहाँ पर दिन चल रहा है या फिर रात। इस तरह से दोस्तों अब ये सभी दोस्त उस घर के अंदर कैद हो चुके थे। अब यहाँ पर सहाना को याद आता है कि उसने अपने बैग में एक मोबाइल छुपा कर रखा था, तो संजय और सहाना उस मोबाइल को ढूंढने लगते हैं। वहां पर मूर्ति अन्ना अपनी वाइफ को पूछता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। वो कहती है कि मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी भी मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही है और सीने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इन लोगों को थोड़ा सा भी चला नहीं जा रहा था, क्योंकि दोस्तों 3-4 दिनों से लगातार ये सोए नहीं थे। तभी अचानक यहाँ पर सहाना को उसका मोबाइल मिल जाता है, लेकिन दोस्तों उसके अंदर तो चार्जिंग नहीं था, वो फोन स्विच ऑफ हो गया था। अब ये लोग चार्जर ढूंढने लगते हैं और अपने दोस्तों को भी बताते हैं कि हमें मोबाइल मिल चुका है लेकिन इसका चार्जर नहीं है। अब सभी लोग चार्जर ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें चार्जर कहीं पर भी नहीं मिलता, जिस वजह से सहाना बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर गुस्से में आती है और उस फोन को नीचे पटक कर तोड़ देती है। लेकिन इतने में ही सब्बू को चार्जर मिल जाता है और वो यहाँ पर आकर बताता है कि ये लो चार्जर। लेकिन दोस्तों अब क्या, सहाना ने तो फोन तोड़ दिया था और ये देखकर वो खुद पर ही गुस्सा हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अब यहाँ पर सब्बू खिड़की को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे बहुत ही जोर का करंट लगता है, क्योंकि यहाँ पर दरवाजे और खिड़कियों पर करंट छोड़ दिया गया था ताकि ये सभी लोग यहाँ से बाहर ना जा सके। सब्बू को बहुत ही जोर का झटका लगता है और वो थर थर कांपने लगता है। उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उसे अपने पिताजी ही याद आ जाते हैं। यहाँ ये लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर उस खिड़की की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि वहां से बाहर जाकर किसी से मदद मांग सके। लेकिन इतने में वहां पर वैष्णवी गिर जाती है और उन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से चोट लग जाती है। अब यहाँ पर उन लोगों को कुछ खाना भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उनके शरीर में ताकत नहीं थी। यहाँ बाहर की तरफ एक जगह पर विवेक और सत्या उस होटल में काम करने वाले लड़के को अपने साथ लेकर आते हैं, मतलब कि उसके साथ कुछ फोटोग्राफी करने के लिए, और यहाँ पर कुछ बढ़िया फोटो भी खींचते हैं। यहाँ इस तरफ ये सभी लोग घर के अंदर सुब्बू को संभालते हैं। और दोस्तों सुब्बू लंबा था और हल्का भी, इसलिए वो उसे ऊपर चढ़ाकर खिड़की को तोड़ने के लिए कहते हैं। सुब्बू एक नुकीली चीज लेकर खिड़की को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और वहां से नीचे उतरकर मदद मांगने के लिए भागने लगता है। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ रवि सीसीटीवी फुटेज में देख रहा था, इसलिए वो बंगले के बाहर तुरंत ही पहुंचकर सुब्बू को रोकता है और उसे यहाँ से भागता हुआ देखकर पकड़कर उसे जान से ही मार देता है। खैर अब उसके अगली रात विवेक और सत्या उसी घर के पास फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, लेकिन इतने में ही वहाँ पर रवि भी पहुंच जाता है। वो उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। विवेक बताता है कि कुछ नहीं सर, हम यहाँ पर फोटो खींचने के लिए आए थे और हमने इस घर को देखा, लेकिन ये घर बंद क्यों पड़ा है। जिस पर रवि उन लोगों को बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा नाम एंथनी जेबियल है। इस तरह से वो उन लोगों को झूठ बोलते हुए कहता है कि देखो ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसके अंदर तुम ऐसे ही घुस नहीं सकते और यहाँ पर कुछ लोग जो दिमाग से पागल हो चुके हैं उन लोगों को इस घर के अंदर रखा गया है, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। तो विवेक और सत्या उसे सॉरी कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन उन दोनों को रवि के ऊपर शक हो गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब दोस्तों उसके अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ घर के अंदर नींद ना पूरी होने की वजह से ये सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है और रवि सर अब तक यहाँ पर आए क्यों नहीं। उनके शरीर में, दिमाग में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, जिससे वो सह नहीं पा रहे थे। दरअसल दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा था
क्योंकि रवि ने एसी के जरिए उस घर के अंदर जितनी भी हवा थी उसके अंदर केमिकल्स मिक्स कर दिए गए थे और उस दवा का असर हवा में हो चुका था और वही हवा ये सांसों के जरिए अपने शरीर के अंदर ले रहे थे, जिसकी वजह से इन लोगों को नींद नहीं आ रही थी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अन्ना मूर्ति और उसकी वाइफ को खून की उल्टियां होने की वजह से उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है और यहाँ पर अभिषेक का दिमागी संतुलन भी बिगड़ने लगता है। वो पागलों जैसा बर्ताव करते हुए अपने ही दोस्तों के ऊपर हमला करने लगता है और यहाँ ये सभी लोग अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं। उन लोगों का अपने ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर इन सभी लोगों की हालत रवि बस कुर्सी पर बैठकर आराम से देख रहा था। अब यहाँ अगले सीन में विवेक और सत्या भी उस होटल से जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों उसी रात हम देखते हैं कि विवेक और सत्या अपने घर की तरफ ना जाते हुए यहाँ पर किसी की तलाश करते हुए एक घर की तरफ पहुँचते हैं। और दोस्तों ये घर और किसी का नहीं बल्कि डायरेक्टर रवि का होता है। विवेक और सत्या तुरंत ही उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं और उसे कुर्सी से बांध देते हैं। दरअसल दोस्तों जब ये लोग उस बंगले के पास गए थे तभी इन लोगों को रवि के ऊपर शक हो गया था, इसलिए इन लोगों ने रवि के घर का पता ढूंढा और ये लोग यहाँ पर पहुंच गए। अब उसके बाद ये दोनों उस बंगले के पास जाकर उस घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर विवेक को करंट लग जाता है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है सभी खिड़की और दरवाजों पर करंट लगा हुआ था। अब उसके बाद विवेक उस घर का मेन स्विच ही बंद कर देता है और फिर ये लोग उस घर का दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाते हैं। अब मेन स्विच बंद होने की वजह से सभी कमरों में अंधेरा छा गया था और ये लोग टॉर्च ऑन करके इधर उधर देखने लगते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें वहां पर कुछ लोगों की लाशें दिखाई देती है और तभी अचानक अभिषेक इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि अब वो पागल हो चुका था और उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था। उसके सामने जो भी आ रहा था वो उसे मारते ही जा रहा था, लेकिन ये दोनों जैसे तैसे करके उससे अपना पीछा छुड़ाते हैं और विवेक अभिषेक के सर पर एक जोरदार वार करता है, जिससे कि अभिषेक वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब उसके बाद विवेक और सत्या अपने फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं था। इसलिए विवेक अपनी गर्लफ्रेंड सत्या से कहता है कि सत्या तुम यहीं पर रुको, मैं बाहर जाकर कुछ लोगों को यहाँ पर मदद के लिए बुलाता हूँ और पुलिस को भी यहाँ पर लेकर आता हूँ, लेकिन हाँ तुम यहाँ पर अपना ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये जगह बहुत ज्यादा डेंजर है। सत्या ठीक है ऐसा कहती है और विवेक वहां से चला जाता है। लेकिन दोस्तों उसके थोड़ी देर बाद इन लोगों में से कोई एक जग जाता है और सत्या के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। कुछ देर के बाद जब विवेक कुछ लोगों को लेकर यहाँ पर आता है तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वो देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोगों की मौत हो चुकी है। विवेक अपनी गर्लफ्रेंड सत्या को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा रोने लगता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का खुद को ही जिम्मेदार ठहराने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे सत्या को यहाँ पर अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। खैर अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस विवेक से पूछताछ करती है और विवेक ने जो कुछ भी देखा था वो उन्हें सारी बात बता देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब तक हमने जो कुछ भी देखा था ये सब कुछ विश्वा नाम के एक राइटर ने अपनी कहानी में लिखा था और वो ये अपनी कहानी शहर के सबसे बड़े प्रोड्यूसर जयराज को सुना रहा होता है। जयराज उसकी कहानी सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है कि वाह तुम्हारी कहानी तो बहुत ही जबरदस्त है, अगर हम इस कहानी के ऊपर मूवी बनाएंगे तो ये बहुत ज्यादा सुपरहिट हो जाएगी, हम इसके ऊपर फिल्म जरूर बनाएंगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ क्या तुमने इसका क्लाइमैक्स लिखा है? विश्वा कहता है कि नहीं सर अभी तक मैंने इस कहानी का क्लाइमैक्स नहीं सोचा है, लेकिन क्लाइमैक्स भी बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। जयराज कहता है कि ठीक है तुम इस कहानी का क्लाइमैक्स लिखो और उसके बाद तुरंत ही हम इस मूवी को बनाएंगे। अब यहाँ पर जयराज विश्वा को 1 करोड़ रुपए का चेक एडवांस के तौर पर दे देता है और उसके बाद विश्वा वहां से चला जाता है। अब दोस्तों उसके बाद ऐसे ही 4-5 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जयराज सुबह सुबह अपने घर पर न्यूज देख रहा होता है। तभी न्यूज में बताया जाता है कि एक आदमी ने कुछ नए एक्टर्स को अपने जाल में फंसाकर उन लोगों को पैसों का लालच देकर उन्हें एक पुराने बंगले में कैद कर लिया, जहां पर उन लोगों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए और उस एक्सपेरिमेंट में उन सभी लोगों की एक एक करके मौत हो गई। पुलिस इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये किसने किया और क्यों किया। अब ये न्यूज देखने के बाद जयराज के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ दिन पहले विश्वा ने उसे ठीक इसी तरह की कहानी सुनाई थी और वो सोचने लगता है कि कहीं इन सब के पीछे असलियत में विश्वा ही तो नहीं है और वो उसके पैसे लेकर भाग गया होगा। और दोस्तों उसके बाद हमें पता चलता है कि असल में ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच था। सच में नए एक्टर लोगों को फंसाकर उस बंगले के अंदर कैद करके रखा था, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए और इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि विश्वा ही होता है। अब यहाँ पर आता है एक और ट्विस्ट।
दरअसल दोस्तों, उन सभी एक्ट्रेस लोगों को शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए ले जाने वाला डायरेक्टर सूर्या नहीं बल्कि राइटर विश्वा होता है। दरअसल उसने पैसे कमाने के लालच में एक फॉरेन कंपनी से टाई अप कर लिया था और इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते वो कंपनी उसे करोड़ों के तौर पर पैसे देने वाली थी। अब यहाँ पर फॉरेन से डॉक्टर जॉर्ज नाम का एक आदमी आता है और ये दोनों ही मिलकर उन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इंसान कितनी देर तक बिना सोए जिंदा रह सकता है। और इन्होंने उन लोगों को इसलिए मारा ताकि अगर ये लोग बचकर बाहर निकल जाते हैं तो उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा और अगर ये बात पुलिस को पता चल गई तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उन लोगों ने अपना काम होने के बाद उन लोगों को मार दिया। लेकिन दोस्तों, अब इसके बावजूद भी पुलिस को सब कुछ पता चल चुका था। पुलिस की टीम क्राइम लोकेशन पर जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। उन लोगों को विश्वा के बारे में भी पता चलता है और ये लोग उसे तुरंत ही ढूंढने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, कितना भी ढूंढने पर पुलिस को विश्वा नहीं मिलता। वो कैसे भी करके उन्हें चकमा देकर भाग जाता। अब यहाँ पर कहानी के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि विश्वा एक चर्च में जाकर अपने किए की माफी मांगता है और कहता है कि जीसस, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा और आपसे माफी मांगता रहूंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। मतलब कि दोस्तों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि विश्वा एक साइको बंदा है जो पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी वजह से इतने सारे लोग मर गए लेकिन उसे इसकी कोई भी परवाह नहीं है। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। लगता है दोस्तों इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आने वाला है जहां पर पुलिस विश्वा को कैसे पकड़ती है ये दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।